ओके स्टूडेंट्स, तो आज फिर हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो बच्चे, आज जो हम करने वाले हैं ये टॉपिक, ठीक है ना, इस टॉपिक को हम दोबारा से समझेंगे और आपने अच्छे से ध्यान देना है, अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। इंटरनेट खराब होने की वजह मुझे लग रहा है कि शायद मे बी दैट वाज द रीज़न कि कम्युनिकेशन इतना ठीक से नहीं बैठ पाया पहले। चलो आज हम फिर से देखते हैं। देखो बेटा, दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना है। ओके, सबसे पहले मैं आपको 11th स्टैंडर्ड के बारे में बताता हूँ। देखो 11th स्टैंडर्ड में आपने वर्क पावर एनर्जी वाला चैप्टर किया है, उसका इसेंस क्या है इसको समझने की कोशिश करो। कि हमारे पास पहले लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर है, ठीक है, जिसमें हम फोर्सेस के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, और सारे न्यूटन लॉ समझते हैं, मोमेंटम समझते हैं, उसका वो एक मेथडोलॉजी है। इन चीजों को समझने के लिए, प्रकृति को समझने के लिए एक मेथड बनाया हुआ है कि अगर कोई कोलिजन हुआ तो हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दैट। तो हम सोचेंगे कि भाई यहाँ से फोर्स लग गई, ऐसा लग गया, वैसा लग गया, तो ये हो गया, वो हो गया, तो हमें वो सारी पिक्चर क्लियर होती है। बट देयर इज अनदर थिंग विच इज कॉल्ड वर्क एनर्जी पावर। अब हो ये रहा है कि ये दोनों की दोनों जो चीजें हैं ये बिल्कुल पैरेलली रनिंग सिस्टम है। एक ही सेम टू सेम न्यूमेरिकल कैन बी सॉल्व्ड विद टू डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें सबसे पहले तो हम 11th के इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि ये दो चीजें होती क्या हैं। उसके बाद उसको हम 12th स्टैंडर्ड का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है उसके अंदर ढालने की कोशिश करूंगा। तो आज का जो टॉपिक है ये बिल्कुल जनरल टॉपिक है, जनरलाइज्ड टॉपिक। इसमें मैं कोई भी स्पेशल केस नहीं लेके आ रहा हूँ, कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड डेरिवेशन हम नहीं करेंगे, ठीक है। वो सारे के सारे अब आपके नेक्स्ट लेक्चर में होंगे या फिर एंड ऑफ द लेक्चर में होंगे। तो सबसे पहले 11th स्टैंडर्ड पर चलते हैं। अब देखो, अब 11th स्टैंडर्ड में मेरे पास मैं मोशन इन 1D या मोशन अंडर ग्रेविटी का एक क्वेश्चन करके देखते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी। तो अब इस केस में क्या हो रहा है देखते हैं। सो लेट अस से देयर इज अ बॉल और वो ये रही, और ये बॉल नीचे गिर रही है ना, इट इज ड्रॉप्ड। अब मैं ये सारी की सारी कहानी दो तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। पहले इट विल नॉट टेक मच टाइम, बस कुछ ही टाइम में खत्म हो जाएगा। अब देखो कि ये मेरे पास रहा ग्राउंड एंड लेट अस से द हाइट ऑफ दिस वाज h, इट वाज ड्रॉप्ड, सो u इज 0। तो अब मैं यहां से पूछना चाहता हूं कि व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट टचेस द ग्राउंड। जब ये ग्राउंड को टच करता है तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी आ गई वो मेरे पास क्या आएगी। तो इसके सारे के सारे फार्मूले आपको पता है, आपको सब चीजें पहले से ही पता है। देखो न्यूटन लॉ है तो हम बोलेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो फाइनल वेलोसिटी मुझे फाइंड करनी है, इनिशियल 0 है, 2g, s को मैं लिखूंगा h, जो मेरे पास यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और मेरे पास यहाँ से फाइंड होता है कि वेलोसिटी v इज कमिंग आउट टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। बच्चों ये बात क्लियर है? इज इट क्लियर? यस सर। अब देखो ये जो आपके पास आया ये लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में से मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूटन के लॉ से निकाल के मैं आंसर लेकर आया। बट कैन वी अचीव दिस सेम रिजल्ट बाय सम अदर मेथड? लेट अस सी। अब मैं यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई करूंगा। अब देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी इज नॉट लॉस्ट एनीवेयर। तो यहां पर जो इसके पास टोटल एनर्जी है दैट शुड बी इक्वल टू द टोटल एनर्जी एट द बॉटम। चलो देखते हैं। तो स्टार्टिंग में अगर मैं इस बॉडी की बात करूं तो ऑब्वियसली इसके पास दो हैं। क्या क्या है? एक मैं बोलूंगा कि जी आपके पास काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी तो खैर है नहीं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो इसकी 0 हो जाएगी। मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1 is equal to kinetic energy 2 plus potential energy 2. Now you can see कि initially the velocity is 0, मतलब the kinetic energy was 0, लेकिन इसकी potential energy कितनी थी? अब जब ये बॉटम पर आया
तो हाइट इसकी 0 हो गई, लेकिन काइनेटिक एनर्जी हो गई इसकी क्या, mv²। इसको मैं करूंगा 0। यहां से मैं v² फाइंड करके देखता हूं, m से मेरे पास m कट गया, v² इज इक्वल टू 2gh आ गया, स्क्वायर को आप हटा दो यहां से, आपके पास बन गया स्क्वायर रूट दिस। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो मेरे पास फॉर्मूला बन गया और ये जो फॉर्मूला बना, दीज टू फॉर्मूलाज आर टिपिकली सेम, कोई फर्क नहीं है, चाहे आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल को फॉलो करो, चाहे आप लॉज ऑफ मोशन को फॉलो करो। लॉज ऑफ मोशन डील्स विद फोर्सेस, तो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो कूलॉम्स लॉ हम कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो भी हम फाइंड कर चुके हैं। तो लॉज ऑफ मोशन वाला जो पार्ट था, दिस पार्ट इज कंप्लीट, बट अब हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वाले हिस्से में जाना चाहते हैं। 11th स्टैंडर्ड में दोनों को कंप्लीट अलग अलग चैप्टर बनाकर दिए गए थे, और 11th और 12th स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए दोनों की ओवरलैपिंग हो गई है। मतलब एक ही चैप्टर में आप फोर्सेस को पढ़ोगे और उसी चैप्टर में ही आप पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ोगे, ठीक है ना। 11th में दोनों के दोनों चैप्टर्स लगे हैं, लेकिन अब ये ओवरलैपिंग है। तो आज जो हम पार्ट करने वाले हैं वो है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का, और उसके बाद पोटेंशियल का। सो अब मैं यहां पर ये लिख सकता हूं, सो देयर आर two different methods in which the conservative field, पहली बात तो ये कंजर्वेटिव फील्ड में ही अप्लाई होता है, ठीक है ना, इन विच द कंजर्वेटिव फील्ड कैन बी स्टडीड। तो फिलहाल आपके पास क्या कंक्लूजन आया कि आप कंजर्वेटिव फील्ड अगर है, जो कि सिर्फ 3 ही टाइप का होता है, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक, ये तीनों फील्ड में अगर हमें स्टडी करना है तो आप 2 तरीके से स्टडी कर सकते हो, एक लॉज से और एक वर्क पावर एनर्जी वाले मेथड से, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई। अब दूसरी चीज जो 11th से मैं आपको फिर से रिमाइंड करवाना चाहता हूं वो है वर्क, हाउ दिस वर्क इज स्टोर्ड एज एनर्जी। फोर्स से ये वर्क कैसे बनता है, एनर्जी कैसे बनती है, और ये तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि वर्क इज इक्वल टू F.ds, ठीक है। इसको फाइंड करेंगे तो वर्क विल स्टोर इटसेल्फ इन एनर्जी। चलो ये मैं आपको देखते हैं, अब मैं बताता हूं। अब देखो, अब दूसरी चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं, हाउ टू फाइंड वर्क। ठीक है, चलो ये लंबा हो जाएगा, इसमें नहीं जाने का फायदा। चलो ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद तो फिर अब हम स्टार्ट कर देते हैं, अगर हमें 11th और नहीं करनी, नहीं तो फिर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना पड़ेगा 11th को। चलो, तो अब ये मेरे पास बन गया, ठीक है। पोटेंशियल, दोनों के दोनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके सामने आ गए, ठीक है। और हाँ, कंजर्वेटिव फील्ड के कॉन्सेप्ट को आप समझ लो। कंजर्वेटिव फील्ड के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? सबसे पहला है ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक। तो इनका ये कहना है कि दी वर्क डन बाय फील्ड फोर्स इन अ सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप हो या कोई भी लूप हो, लेकिन लूप होनी चाहिए, सर्कुलर लूप विल बी 0। तो टोटल वर्क डन आपके पास 0 आना चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल मैंने आपको ग्रेविटेशन वाला दिया था,
इस चीज को आपने ध्यान में रखना। लेट से मेरे पास यहाँ पे कोई बॉडी पड़ी है, वेट m, फिर ये 0.2, ये 0.3, ये 0.4 तक हमारे पास चला गया। तो यहां से अगर हम जाते हैं तो दिस विल बी वर्क 1, दिस विल बी वर्क 2, total work will be equal to this, total work will be this because work is a scalar quantity। तो मैंने ये देखा, तो अब आप देखो कि इसको फोर्स कहाँ लग रही है। अब आप कहोगे कि सर ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो तो इसको लग रही है डाउनवर्ड, ठीक है। तो वर्क 1 के लिए अगर मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट इसकी इधर है और ये इधर है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर है दोनों चीजें, तो जिसके कारण वर्क डन विल कम आउट टू बी इक्वल टू 0। तो ये वाले वर्क को मैंने 0 पुट कर दिया और 3 को भी 0 पुट कर दिया। वाई? बिकॉज थीटा इज ठीक है, वर्क इज एफ इंटू एस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के कारण कॉस 90 0 होता है, जिसके कारण W1 और W3 0 हो गया। अगर मैं W3 की बात करूं तो मेरे पास mg W2 mg हो गया वेट, यहां पर mg तो हो गया वेट, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, लेटर से h हो गई, मैंने यहां लिख दिया h। बच्चों समझ में आ रहा है कि अभी भी समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ। ओके, कॉस थीटा। तो इस केस में mg विल इज द फोर्स h, और मेरे पास आ गया cos 0। और W4 के केस में मेरे पास fs cos थीटा जब मैं लिखूंगा तो mg इंटू एच, और यहां पर 0 की जगह आ जाएगा 180 डिग्री। देखो आप यहां पर अगर मैं 4 to 1 जा रहा हूं तो मेरी डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रही है लेकिन फोर्स नीचे लग रही है। अगर फोर्स नीचे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, अब ऐसा होगा कैसे, क्यों होगा, ये सवाल नहीं हमें करने, हमने मान लिया कि हो रहा है। तो इसके कारण तो वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स, सॉरी जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो क्या आएगा, ये। तो cos 180 इज -1, तो mgh माइनस mgh, तो आंसर क्या हो गया बेटा, 0। So this is an example in which I have shown you that the work done by field force in a loop is 0. So this is the definition of conservative field। तो इलेक्ट्रिक स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड ग्रेविटेशन फील्ड ये सारे के सारे कंजर्वेटिव फील्ड होते हैं, तो इनमें ये वाली कंडीशन अप्लाई होती है, ठीक है बच्चे। अब जिनमें ये कंडीशन अप्लाई होती है उनके पास एक थ्योरम होती है, जिस थ्योरम का नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमारे पास कैसे आती है? आई विल बी लिटिल फास्ट बिकॉज ये सारा 11th का पोस्टर है, ठीक है ना, तो धीरे धीरे इसको देख लेना बस। अब देखो, अब मेरे पास जो वर्क डन है दैट इज डिफाइंड एंड एफ डॉट ds। मान लेते हैं देयर इज अ बॉडी और दिस इज मूविंग विद वेलोसिटी u, एंड आफ्टर सम टाइम इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, ठीक है। और मैंने इसमें वर्क किया, ऑब्वियसली जब इसको एनर्जी मिली, पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ यू mu स्क्वायर थी, अब हाफ mv स्क्वायर है। तो जो इसको एडिशनल एनर्जी हमने दिया वो एनर्जी हमने कहां से ला कर दिया, वर्क से ला कर दिया। हमने वर्क किया, एनर्जी इसके अंदर इनपुट हो गई। तो अब उसको हम कैसे फाइंड करेंगे? F कैन बी रिटन एज m into A can be written as dv by dt, ds by dt। 11th में किया था हमने ऐसे, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास dw। दिस कैन बी रिटन एज m into v dot dv। अब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो ये w को w लिख दिया, इसको मैंने कर दिया इंटीग्रेट,
m कॉमन, ना इंटीग्रेट किया u2v, तो मुझे क्या मिल गया यहां से, वर्क नेट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 4। ये वर्क एनर्जी थ्योरम है 11th स्टैंडर्ड की, ओके। और ठीक है, सिमिलरली मेरे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आती है उसके लिए हमारे पास क्या आता है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी आती है इट इज डिफाइंड लाइक दिस। तो ये जो दो हैं इनको बोला जाता है वर्क एनर्जी थ्योरी। ठीक है, तो ये तो था 11th का पार्ट। ये सब मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको एक्चुअली में समझ में आए कि भाई ये हम एनर्जी को पढ़ क्यों रहे हैं, उसका पर्पस क्या है। ठीक है, तो ये आपके पास दो फॉर्मूले हैं जो आपको एक्चुअल में अभी काम आने वाले हैं। अभी तक की जितनी भी मैंने अभी तक पढ़ाया उसका पर्पस क्या था, इन फार्मूलों तक पहुंचने का। ये फार्मूले आपके सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड होंगे अगर आपका फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड होता है तो वो फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका कंजर्वेटिव आता है। दैट इज वाई दीज टू फॉर्मूलाज आर एप्लीकेबल। तो यहां से अब हमारा +2 स्टार्ट होती है। अब आपने ध्यान से देखना है, अब देखो, अब 12th में स्टार्टिंग में मेरे पास सबसे पहले आया पोटेंशियल एनर्जी। बेसिकली अब स्टार्ट हुआ 12th। अब मैं पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना चाहता हूं मेरे सिस्टम की। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये याद रखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर is defined for the system of particles. It is not defined for one charge. ठीक है, so it is also known as म्यूचुअल एनर्जी। म्यूचुअल एनर्जी भी बोला जाता है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सिस्टम की होती है। मतलब मैंने एक चार्ज रखा, दूसरे चार्ज को मैं लेकर आया, मुझे ताकत लगानी पड़ी उस चार्ज को वहां लेकर आने के लिए क्योंकि दोनों में रिपल्शन हो रही थी बहुत ज्यादा। मैंने उसको खींच के पूरी ताकत लगाकर मैं यहाँ पे रखा। अब ये दोनों को मैंने यहाँ पर बनाकर रखा हुआ है। अब मेरा जो वर्क मैंने किया, फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, मैंने वर्क किया, ये जो वर्क है वो मेरा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में यहाँ पर सेव हो गया। और वो अगर मैंने इसको हटा दिया तो ये वाला भी एक से उड़ के जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू काइनेटिक एनर्जी। अगर इसको मैंने बांध के रखा हुआ है और ये वाले हाथ को मैंने फ्री कर दिया और ये वाला हाथ से चार्ज निकल के गया, तो एट दैट टाइम आई विल से दैट लगेगी, वर्क होगा, वर्क होगा तो पोटेंशियल एनर्जी में सेव होगा, छोड़ दूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अब जो वर्क है और पोटेंशियल एनर्जी है इसका आपको सिस्टम जो है वो मैं आपको बताता हूं कि क्या है। देखो, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज potential energy is the negative of the work done by the electric field
in bringing a charge from a reference point, ठीक है, which is generally infinity to a particular point. अब मैंने क्या किया, मेरे पास एक चार्ज मेरे पास पड़ा है, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये वाला जो चार्ज है दूसरे चार्ज को ये बहुत जबरदस्त तरीके से फोर्स कर रहा है, ठीक है भाई, पुश करेगा ये, ठीक है। तो दूसरा जो छोटा सा चार्ज है वो मेरे पास फिलहाल इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था, बट आई हैव ब्रॉट इट टू सम सर्टेन डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस को हम यहाँ पर रखेंगे, हम कहेंगे कि ये डिस्टेंस कितना है, लेट अस से दिस डिस्टेंस इज स्मॉलर। इतने डिस्टेंस तक लेके आने में हमें कितना वर्क करना पड़ा, मतलब हमें नहीं, फील्ड को कितना वर्क करना पड़ा, फील्ड ने कितना वर्क किया। अब आप सोच के देखो फील्ड कैसे वर्क करेगा, फोर्सेस को हमें देखना पड़ेगा। यहां पर लेकर आया हूं तो मैं अभी फिलहाल किसी सर्टेन एक्स डिस्टेंस पर मानता हूं कि ये बॉडी अभी एक्स डिस्टेंस तक ही पहुंची थी, मतलब लेटर से यहीं तक अभी तक पहुंचा था। ये मेरा डिस्टेंस मान लो, टोटल डिस्टेंस जो है वो एक्स है, अभी तक ये एक्स डिस्टेंस तक पहुंचा था, ठीक है। और dx, अब मैंने dx डिस्टेंस यहां पर मैंने कवर किया, लेटर से यहां से यहां तक इतना इतना डिस्टेंस मैंने कवर किया। डिस्प्लेसमेंट इधर हुई ds, लेकिन इसको फोर्स कहां लग रही है, फोर्स ऑब्वियसली रिपल्शन की लग रही है, फोर्स इसको अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। बच्चे समझ में आ गया? हाँ भाई समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ठीक है ना। अब इसको इन्फिनिटी पे जब था तो फोर्स 0 था, धीरे धीरे मैं इसको यहाँ लेकर आ रहा हूँ तो ये x डिस्टेंस दूरी पर है, और अब इसको फोर्स F लग रहा है। थोड़ा सा मैंने dx डिस्टेंस पर मूव किया और मेरे पास फोर्स लग रही है F, दोनों में एंगल है 180 डिग्री। तो अब देखो कि मैं कैसे करता हूँ, सुनाओ। मैं वर्क पहले फाइंड करूंगा, dw इज F डॉट ds, तो यहाँ पर फोर्स, फोर्स मुझे लगेगी, फोर्स मैं कूलम फोर्स ही लगाऊंगा, तो दैट विल बी k कैपिटल Q इनटू स्मॉल q डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, और छोटा सा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो dx था, लेकिन इसमें मुझे cos 180 डिग्री भी लगाना पड़ेगा क्योंकि 180 डिग्री एंगल है, माइनस k कैपिटल Q इंटू dx बाय एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेट किया तो मैंने बोला कि इन्फिनिटी से r लेकर जाना है, x मेरा वेरी करेगा, इन्फिनिटी से r लेकर जाना है, और ये मेरे पास बन गया वर्क। तो ये मैं जब इसको इंटीग्रेट करूंगा ये मेरे पास माइनस 1 बाय r माइनस ऑफ वन बाय इंफिनिटी, ठीक है ना। और ये वाला पार्ट तो मेरे पास हो गया 0, तो ये माइनस दिस आ गया, तो यहाँ पर मेरा वर्क डन आ गया k बाय r। सो दिस इज वर्क डन, ये वर्क डन आ रहा है f डॉट ds का इंटीग्रल। सो नाउ पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड is equal to negative of f dot dr which is negative of work। तो ये क्या आ गया मेरे पास r, और u1 सबसे पहले इन्फिनिटी पे था तो वो तो 0 था, उसको हमने 0 कर दिया तो ये आ गया। तो मेरे पास एक जनरल फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी का क्या बन गया, k बाय बच्चे अब तो आपको समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं?
है ना। Yes, sir. तो अब देखो, अब हमने फोर्स से ही हमने ये निकाला। देखो बच्चे, इसमें पता है क्या है, मैंने आपको इतना बड़ा क्यों करके दिखाया, 11th स्टैंडर्ड में मैं क्यों घसीट के लेकर गया आपको, वो इसलिए ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव क्यों आया। बहुत बच्चे हैं वो ये प्रश्न पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, सर ये नेगेटिव क्यों आया, इसका क्या मतलब है, जब मैंने इंटीग्रेट किया तो नेगेटिव नहीं आया, इसका मतलब क्या है, ये वो। तो ये एक्चुअली जो चीज आती है वो यहां से आती है, और ये मेरे पास एक बना बनाया फॉर्मूला है। ये जो मेरे पास फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला। अब बच्चों को यही फॉर्मूला समझ में नहीं आता कि ये फॉर्मूला नेगेटिव क्यों है, ये यहाँ पर माइनस क्यों है। भाई ये हमने 11th में किया था, ये पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन में है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम का पार्ट है। ये देखो, ये वर्क एनर्जी थ्योरम का पार्ट है जो कि ये नेगेटिव आता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, अब आप देखो कि अगर मैं इन दोनों चीजों को देखूं तो इसका क्या मतलब है, ये वाला वर्क डन और ये वाला वर्क डन एक्चुअली में तो इक्वल है। मतलब कि अगर मैं बाहर से अंदर की तरफ आ रहा हूं और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो रही है, अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस हो रही है। अब आप इस बॉल पर आप लगाकर देखो मेरे वाली बात, यहां पर इसके पास काइनेटिक एनर्जी 0 थी और पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा थी, लेकिन जब मैंने इसको थ्रो किया, ये नीचे गिरा, तो काइनेटिक एनर्जी इसकी मैक्सिमम हो गई और पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज रिड्यूसिंग, काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग। पोटेंशियल एनर्जी अगर इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी इसकी रिड्यूस होने लगेगी। ये हमारे कंजर्वेटिव फील्ड्स की प्रॉपर्टी होती है, वेदर इट इज ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फील्ड। हाँ भाई बच्चों, समझ में आया? ठीक है, Yes, sir. चलो। तो पोटेंशियल एनर्जी की यहाँ पर हमारे पास डेफिनेशन आ गई, इट इज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम दिस टू दिस। तो अब मैं इसको पोटेंशियल में कैसे कन्वर्ट करूंगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट in an electric field is defined as negative of work done by field force, ठीक है ना, in bringing a unit positive charge from infinity to that point। हर एक लफ्ज की, एक एक वर्ड की अहमियत है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, एक ही पॉइंट की बात हो रही है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड का होना जरूरी है, उसके अंदर इट इज डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड फोर्स। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स, हमने कोई फोर्स नहीं लगाई, बाय द फील्ड फोर्स इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। कितना वर्क हमें करना पड़ेगा, उसका नेगेटिव कर दो तो मेरे पास जो चीज आ जाती है उसको हम बोलते हैं दी पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। दिस इज टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड डू आई हैव, कौन से पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, कौन से पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, उसको समझने के लिए हमें ये सब चीजें करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू माइनस के इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाय R। तो स्मॉल q को मैंने सिंपली 1 कूलम यहाँ पर मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, और इनके अगर मैं यूनिट्स की बात करूं तो पहले यूनिट यहाँ पर आएगा जाउल, और यहाँ पर जो मेरे पास यूनिट आएगा दैट विल बी जाउल पर कूलम और वोल्ट। तो इसको वोल्ट भी कहा जाता है, जाउल पर कूलम इज नोन एज वोल्ट। तो ये आपके पास हो गया वोल्ट पोटेंशियल, यही आपके पास आगे वोल्टेज बनेगी, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी की, ईएमएफ, बैटरी, ये वो सब कुछ यहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये आपका वोल्ट। इन दो चीजों में फर्क है, वोल्ट में और इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब इस बात को देखो आप, अब मेरे पास एक यहाँ पर चार्ज रख दिया मैंने, अब इस चार्ज के कारण
इसकी सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो चुका है, तो जिसके कारण अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट मानूं, लेटर से पॉइंट पी, तो इस पॉइंट पी पर अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिफाइन करते हो और पोटेंशियल भी डिफाइन करते हो. These are two things that will be defined at point P because of the capital Q charge. Is it okay? अब फील्ड को समझने के लिए आप इनमें से किसी भी तरीके को फाइंड कर लो. You will study, you will find each and everything about this. अब इसके कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं उनको देख लेते हैं हम. अब सबसे पहली प्रॉपर्टी, अब मैं पोटेंशियल एनर्जी, तो वो तो है कि वो म्यूचुअल एनर्जी होती है, तो हमें हर किसी के साथ में लेना पड़ता है, ठीक है ना. तो पोटेंशियल इसकी मैं बताता हूँ. सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लिखेंगे कि दीज थिंग्स आर स्केलर क्वांटिटीज. तो इनकी एक प्रॉपर्टी है कौन सी, एडिटिविटी. वो प्रॉपर्टी यहां पर लगेगी. मतलब पोटेंशियल एनर्जी के केस में भी पोटेंशियल एनर्जी 1 and 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सारे कॉम्बिनेशन इनके लगते हैं 1 and 3, पोटेंशियल एनर्जी 2 and 3, ठीक है. इस तरह से आपके जितने कॉम्बिनेशन हैं सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पर लगेंगे. ऑल कॉम्बिनेशंस विल बी यूज्ड. इसका एक एग्जांपल लेते हैं. लेट अस से मेरे पास यहाँ पर एक ट्रायंगुलर फॉर्म में चीज है. अब यहाँ पर मेरे पास चार्जेस पड़े हैं. दिस इज Q1, दिस इज Q2. So now I want you to find the total work done in bringing all the charges at these points, or find the total potential energy of the system. One is the same thing. अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछता हूँ, या फिर what is the work done in creating this arrangement, दोनों चीजें सेम. जितना वर्क करना पड़ा वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बनकर सेव हो जाएगा. वर्क क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स लगानी पड़ेगी. तो अब कैसे लगेगा. अब मान लो मेरे पास ना तो Q1 है, ना Q2 है, ना Q3. मैंने सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ Q1 को यहां पर लगा के रख दिया. क्या मुझे कोई वर्क करना पड़ा. अगर मैं Q1 को यहां पे रखता हूं, देयर इज नो अदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मेरे इस Q1 को कोई भी रिपल्शन फोर्स नहीं लग रही, तो मुझे कोई भी फोर्स अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसके कारण मुझे Q1 रखने के लिए कोई फोर्स लगानी नहीं पड़ी. लेकिन एज सुन एज आई एम ब्रिंगिंग दिस Q2 इन पिक्चर, इन दोनों में रिपल्शन फोर्स लग रही है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो मुझे इनको पकड़ के रखना पड़ेगा. अगर मैं छोड़ दूंगा तो रिपल्शन हो जाएगी और ये उड़ जाएंगे, एक दूसरे के दूर हो जाएंगे. तो मुझे घसीट के इसको लेकर आना पड़ा, फोर्स लगानी पड़ी और वर्क करना पड़ा, पोटेंशियल एनर्जी ऐड हो गई. तो मैंने यहां पर सबसे पहले लिख दिया कि अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी टोटल फाइंड करता हूं, तो मैंने लिख दिया अभी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 and 2 तो फाइंड करना ही पड़ेगा. तो 1 and 2 एक ही थी पोटेंशियल एनर्जी. अब मैं तीसरे चार्ज को यहां पर लेकर आया. लेट अस से दिस इज माय थर्ड Q3. जब मैं Q3 को लेकर आया, ऑब्वियसली इसको दो चार्जेस से फोर्स लग रही थी. इसको Q1 भी धक्का मार रहा था और Q2 भी धक्का मार रहा था. तो मुझे Q1 की फोर्स के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ा और Q2 के भी अगेंस्ट वर्क करना पड़ा. तो अब यहां पर दो पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स हो गए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 and 3 plus potential energy of 3 and 1. So this is how I will calculate, I will compute the total potential energy of the system. इसमें अब आप आराम से फॉर्मूला लगा सकते हो. नेगेटिव साइन अगर आप यूज नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी है. स्केलर में भी आप ये उसमें कर दोगे, नेगेटिव को सिर्फ मैग्नीट्यूड में कर दोगे तो भी चलेगा. लेट अस से दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ द साइड ए ईच.
सो दिस इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी। और मैग्नीट्यूड की बात करूं तो दिस इज द वर्क दैट वी हैव टू डू। बच्चों बात क्लियर हुई? Yes, sir. मोहित बात क्लियर हुई बेटा? अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे प्लीज बोल दो, मुझे नहीं लगता कि कुछ होनी चाहिए, आप वैसे बता दो, अगर लगती है तो बोल दो। नहीं है? आई डोंट नो वेदर इज लिसनिंग टू मी और नॉट। नो, ही इज नॉट प्रेजेंट इवन। चलो बहुत बढ़िया। तो सिमिलरली बेटा यहाँ पर पोटेंशियल के केस में भी होता है। तो पोटेंशियल के केस में मेरे पास क्या आएगा? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इसी प्रकार चलते रहते हैं। मतलब इसका भी मैं एक एग्जांपल लूंगा। मान लो मेरे पास ये पड़ा, मेरे पास कैपिटल Q और एक ये पोटेंशियल है, लेट से चलो इसको Q1 ही कह दो, इसको Q2 कह देते हैं। सो व्हाट इज द पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम? ठीक है, तो अगर मैं मिड पॉइंट लेता हूं, लेट अस से द डिस्टेंस इज, ये भी a है और ये वाला डिस्टेंस भी a है। सो व्हाट इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट? पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो हम इसमें डायरेक्शन शो नहीं करेंगे। तो यहां पर मैं बोलूंगा कि मेरे पास जो v है दैट विल बी इक्वल टू v1 प्लस v2। तो v1 कितना आएगा? k इंटू Q1 डिवाइडेड बाय a प्लस k इंटू Q2 डिवाइडेड बाय a। मान लिया जाए कि मेरे पास Q2 नेगेटिव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेटा, कैपेसिटेंस चैप्टर में यूज होगा। आपका दूसरा चार्ज नेगेटिव है तो क्या होगा? अगर नेगेटिव है तो Q2 की वैल्यू को मैं नेगेटिव यहां पर सब्सटीट्यूट करूंगा, माइनस Q2 करूंगा। तो ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो k बाय a इंटू Q1 माइनस Q2। तो आप देख सकते हैं कि मिड पॉइंट पे या किसी भी अंदर वाले किसी पॉइंट पे आपका जो पोटेंशियल है इट इज रिड्यूसिंग बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज। टोटल पोटेंशियल एट P reduces because of the presence of नेगेटिव चार्ज के साथ में प्रेजेंट होने से उसका जो टोटल पोटेंशियल था वो रिड्यूस हो चुका है। चलो जी, इसके बाद पॉइंट नंबर 3। नाउ व्हाट कैन बी अदर प्रॉपर्टी, मैं ये देखता हूँ इज देयर समथिंग लेफ्ट, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग एवरीथिंग इज नाउ ओवर। यस, हाँ, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो जी, तो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस का हम पहले कर लें। तो यहां पर हम लिखेंगे सर्फेसेस, या सर्फेसेस भी नहीं, लोकस ऑफ the locus of all the points where, yeah, which have the same potential। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपके चारों तरफ हो गया, फैल गया, उसमें हर जगह पर अलग अलग आपके पास पोटेंशियल भी बन गया। तो उनके सब पोटेंशियल्स का, उसमें जो इक्वल पोटेंशियल का जो लोकस है उसको हम फाइंड करेंगे। तो हमारे पास ये बन जाएगा, जैसे मान लो दिस इज कैपिटल Q, तो मेरे पास यहाँ पर एक सर्कुलर इक्विपोटेंशियल सरफेस का एग्जांपल हमारे पास बनता है। So this is equipotential सरफेस। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में देखते हैं। नंबर 1, these lines
are always लाइन ऑफ फोर्सेस पर हमेशा ही ये परपेंडिकुलर होते हैं। You can see this that this angle is always 90 degree. This, ठीक है जी, always. Now point number 2, they never intersect with each other. दूसरी बनेगी तो कुछ इस प्रकार बनेगी, ठीक है ना। तो दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, द गैप बिटवीन, इट इज रिगार्डिंग द गैप बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल। अब यहां पर बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों को। देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर मैं अगर आपको फॉर्मूला बताऊं तो द फॉर्मूला विल बी गिवन बाय दिस, ठीक है, फॉर पॉइंट चार्ज। अदरवाइज इसका कोई और फॉर्मूला भी हो सकता है। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इन दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में गैप कितना होगा, तो आप कहोगे कि सर ये कैसे हो गया, रेडियस जितना मर्जी वैल्यू पुट करते रहो, इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी, इनफाइनाइट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगी और उनमें गैप का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि आर तो एक कॉन्टिन्यूअस वैल्यू आपके पास जाएगी, तो जिसके कारण अलग अलग पोटेंशियल हमारे पास बनता रहेगा, अलग अलग सरफेसेस बनती रहेगी। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हमारे पास एक फॉर्मूला है, E is equal to dV by dr। तो मैंने इसको यहाँ पर dr से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर dV कर दिया। सिर्फ गैप की बात की गई है तो मैग्नीट्यूड की बात की गई है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा dV विल बी इक्वल टू E डॉट dr। तो अगर मैं dV को कांस्टेंट मान लूं तो E is inversely proportional to the gap between them। dr is the gap between two surfaces। dV, now if to be same, the electric field intensity is inversely proportional to dr, the gap between two सरफेस भी नहीं लिखेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। हाँ भाई बच्चे समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है ना। तो dV इज इक्वल टू E डॉट dr हो गया। तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है वहां पर गैप कम होगा, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है वहां पर गैप भी आपका ज्यादा होगा। सो एंड वाइस वर्सा। तो इस चीज को बेटा आपने याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आता है ये कि इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस का जो डिस्टेंस है वो कैसे फाइंड होता है, और बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज करके आते हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंग रेडियस की कोई भी वैल्यू पुट की जा सकती है। ये गलत नहीं है, कोई भी वैल्यू पुट की जा सकती है, लेकिन ये बात भी कहाँ गलत है, अगर मैं कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके चलूं तो मेरी हर गैप में एक फर्क पड़ेगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 5 यूनिट का होना चाहिए। तो जैसे जैसे होगा तो वहां पर अलग अलग इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस बनेंगी और उनमें जो गैप है
वो इंक्रीज या डिक्रीज होता रहेगा। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहीं पे भी कम नहीं हो रही, तो गैप भी कहीं कम नहीं होगा। तो ये हो गया इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। बेटा एक पॉइंट हमारे पास और है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडे। तो 36 हो गए हैं, नियरली लाइक 10 मिनट्स आर रिमेनिंग, आई विल कंप्लीट दिस। अब देखो, अब इसमें होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर्स। कंडक्टर जो है हमारा, उसको हमने क्यू चार्ज दे दिया, तो उसकी सरफेस पर जब वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो कैसे होगा। तुम्हें याद होगा हमने डीपीपी 1 में एक ऐसा क्वेश्चन किया था, और मैंने तब आपको एक फॉर्मूला दिया था सिग्मा आर वाला, सिग्मा आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। वो चीज को अब हम यहाँ पर डिराइव करने वाले हैं कि हाउ दैट थिंग कम्स। अब देखो, अब मेरे पास एक बॉडी है, लेट से दैट बॉडी इज समवट लाइक दिस, ठीक है। अब आप देख सकते हो बेटा, ये मैंने एक कंडक्टर बॉडी बनाई है, ठीक है ना। ये गिवन है आपको कि दिस इज कंडक्टर। सो नाउ आई हैव गिवन अ चार्ज कैपिटल क्यू टू दिस। नाउ द प्रॉब्लम इज कि इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज की, वो कैसे होगी। तो हम यहां पर लिखेंगे द चार्ज विल कीप ऑन मूविंग until the same potential is reached। until the same potential is reached, तब तक ये चार्ज जो है वहां पर मूव करता रहेगा। इसका एक और एग्जांपल भी हो सकता है कि जैसे मान लो मेरे पास एक दो बॉडीज हैं, एक बड़ी बॉडी है एंड इट इज हैविंग क्यू चार्ज ऑन इट। तो अगर मैं इसको एक छोटी बॉडी के साथ में कांटेक्ट में लेकर आऊंगा, सो व्हाट विल बी द शेयरिंग ऑफ द चार्ज बिटवीन दीज टू। दोनों का रेडियस अलग अलग है, तो दोनों को मैंने जब टच किया तो चार्ज शेयर हो गया। तो चार्ज शेयर होगा तो क्या क्या रेशो में चार्ज शेयर होगा, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। जो मैंने आपको डीपीपी में करवाया था उसमें इक्वल रेडियस गिवन था, ठीक है। चलो, दोनों ही आपके एक ही बार में हो जाएंगे। तो अब हम मान के चलेंगे, अब हमें पोटेंशियल सेम करना है, हमें अब ये तो पता ही है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। के क्यूब, ये रहा क्यूब, तो एरिया से डिवाइड करेंगे 4 पाई r स्क्वायर। एक आर मेरे पास यहाँ पे पहले से ही था, ऊपर 4 पाई r स्क्वायर। तो ये हो गया के सिग्मा इंटू 4 इंटू पाई इंटू आर। ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया किसका, पोटेंशियल का। तो बाकी सब चीजें कांस्टेंट हैं। के कांस्टेंट हो जाएगा 9 × 10⁹, 4 पाई कांस्टेंट हो जाएगा। तो 4 पाई और के को अलग कर लो और सिग्मा इंटू आर को अलग कर लो। अब मैं बोल रहा हूं कि मेरा पोटेंशियल कांस्टेंट होना चाहिए।
सिग्मा आर शुड बी कांस्टेंट, मतलब सिग्मा 1 इंटू R1 विल बी इक्वल टू सिग्मा 2 इंटू R2। मतलब द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब मैं यहां पर इसका कंक्लूजन लिखूंगा, सो द चार्ज डेंसिटी, surface charge density, okay, is inversely proportional to the radius of the curve of the body, of the part of the body, जैसे भी। अब अगर मैं इसको देखता हूं तो यहां पर आप देख सकते हो कि इसका रेडियस कम है और इसका रेडियस ज्यादा है, ठीक है। सो नाउ वी नो दैट दिस रेडियस इज कैपिटल आर, और ये वाला जो रेडियस होगा ये स्मॉल आर है। तो जिसका रेडियस कम है वहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है। तो यहां पर चार्ज थोड़ा ज्यादा होगा कंपैरेटिव टू, यहां पर चार्ज उतना नहीं होगा जितना उस पर होगा, ठीक है। और जो ये वाली सरफेस है इसका तो इनफाइनाइट ही हो गया, तो इस पे तो स्ट्रेट वाली पे तो चार्ज बहुत ही ज्यादा कम होगा। इनफाइनाइट रेडियस मानेंगे ना, अगर आपकी बॉडी स्ट्रेट जा रही है, इनफाइनाइट रेडियस, तो यहाँ पर तो चार्ज डेंसिटी बिल्कुल ही कम हो गई स्ट्रेट पार्ट पे, यहाँ पर सबसे ज्यादा और यहाँ पर थोड़ी कम। और अगर मैं इन दोनों बॉडीज की बात करूं तो इन दो बॉडीज में ऑब्वियसली अगर मान लो इसके ऊपर Q1 चार्ज है और इसके ऊपर Q2 चार्ज है, तो मेरी यहाँ पर दो इक्वेशंस बनेगी, Q1 प्लस Q2 विल बी इक्वल टू कैपिटल Q। दूसरी चीज Q1 बाय R1, सॉरी Q1 R1 इज इक्वल टू Q2 R2। यहां से मैं रेशो फाइंड करूंगा और इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हुए आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2, ठीक है। तो आपने जो डीपीपी में क्वेश्चन पूछा था कि दोनों का रेडियस सेम है, उनको कनेक्ट किया तो चार्ज हाफ हाफ हो जाएगा। अगर दोनों का रेडियस सेम ना हो तो क्या होगा, तो उनके रेडियस की इनवर्स की रेसिप्रोकल रेशो में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो बेटा ये आपका हो गया पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसमें अब आपका कोई भी और पोर्शन नहीं बचा है। जो एक हमारे पास सफेरिकल बॉडीज का होता है वो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जो कि हमें एक्चुअली में आज लेक्चर में करना था बट हम नहीं कर पाए, एनीवेज, ठीक है। बेटा इसमें कोई डाउट है अभी तक तो बता दो बच्चे, बिकॉज दिस विल बी द लास्ट पार्ट। नो, नहीं सर, डाउट नहीं है। चलो फिर